नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी और मेरे साथ सुकेश रंजन। आज बिहार चुनाव से मुतल्लिक दो बड़ी खास चीजें हुई हैं। पहली तो यह है कि नीतीश कुमार ने यह तय कर दिया है कि इस बार अगर वोट मांगे जाएंगे अपने काम के आधार पर तो वो 15 साल के पहले वाले 15 साल को भी भूलने बिहार के लोगों को नहीं दिया जाएगा। और दूसरी तरफ यह तय हो गया है कि हसनपुर से चुनाव लड़ने के लिए जब तेज प्रताप यादव कल वहां जाएंगे तो साथ में तेजस्वी यादव शुरुआत करेंगे वहां से चुनाव प्रचार की। विजुअल तरीके से और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक शुरुआत हो गई है, लेकिन फिजिकल तरीके से कल भाषण तेजस्वी करेंगे। अब इन शुरुआत और इस तरह की बातों के बीच सुकेश सवाल तो यही उठ जाता है कि 15 साल वाली जो बातें हैं वो आज बड़े तफसील से समझाई गई नीतीश कुमार के द्वारा। अब दो 15 साल हमारे पास है, एक नीतीश जी का 15 साल और एक लालू और राबड़ी का 15 साल। अब ये लालू जी और राबड़ी जी के 15 साल को कोट करना जरूरी है क्या? इस साल 15 साल के आधार पर जीत पक्की नहीं होगी? तो चुनाव जीतना है ना, और चुनाव जीतने के लिए आप हर मेथड अपनाते हो। तो हो सकता है कि 15 साल, आपके 15 साल में कुछ कमियां होंगी। उन कमियों को क्लोज करने के लिए आप उसके पहले 15 साल में जाएंगे। यह पॉलिटिकली बड़ा कन्वीनियंट रास्ता है ना कि उन 15 सालों की याद कराइए जिस समय स्थितियां ठीक नहीं थी, कोर्ट की भी टिप्पणी हुई, जंगल राज बताया गया। वो बात अलग है कि उसी जंगल राज वाले के साथ नीतीश कुमार एक जमाने में मिल भी गए, उनके साथ सरकार भी चलाई। उसका भी तर्क यह है कि मुखिया मैं था, सरकार की बागडोर हमारे हाथ में थी, और जब ऐसा लगा कि उसी रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार से समझौता नहीं कर सकता था इसलिए तोड़ लिया। तो वो मैं आपको बार बार कहता हूं संजीव कि ये जब भी चुनाव आएगा तो वो 15 साल वो लालू यादव पिक्चर में, कंटेस्ट में, फ्रेम में, पिक्चर में हो चाहे नहीं हो, लेकिन वो लालू यादव का 15 साल बताया जाएगा। और लालू यादव का 15 साल बताया जाएगा तो तेजस्वी भी लपेटे में है, क्योंकि तेजस्वी आज के दिन मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। लगता है सुकेश की बहुत इजी है इस तरह से बिहार के लोगों को समझा लेना कि देखो जी 15 साल में जो भी तुमने पाया है उन 15 सालों से तो बेहतर है, ये दो 15 साल हैं, तय कर लो। नहीं, ये तो रिफ्लेक्शन उनका क्या होगा ये उन पे छोड़ दीजिए, बिहार की जनता पे। लेकिन एज ए लीडर हम आपके सामने परोसते हैं, आपको तय करना है। अगर इन 15 सालों में हमारा काम खराब है, हमें रिजेक्ट कर दीजिए। लेकिन देख लीजिए, हमें रिजेक्ट करिएगा तो वो 15 साल याद कर लीजिए, तो वही दिन आने वाले हैं। तो विरोधी ही बीमा। तो अच्छे दिन भले ना आए, लेकिन आपको बुरे दिन चाहिए क्या? और वो कह रहे हैं कि अच्छे दिन तो आ गए, हमने 7 निश्चय पूरा कर दिया। और मैं देख रहा था 7 निश्चय पार्ट 2, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत में सिंचाई के लिए पानी, स्वस्थ गांव समृद्ध गांव, स्वस्थ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। ये महिला बड़ा ध्यान से जी बनाया गया। ये एक तरीके से एक्सटेंशन है। आप निश्चय पार्ट 1 भी अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक रास्ता इस तरफ जाता है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है संजीव, पता नहीं आपका ध्यान उस तरफ आकृष्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। जब 7 निश्चय पार्ट 1 बना तो उसमें क्या क्या चीजें थी? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है, पक्का रोड, ड्रेनेज प्रोवाइड करना है हर गांव में, पाइप्ड वाटर का सप्लाई, जो कह रहे हैं कि नवंबर तक पूरा हो जाएगा, वो योजना पूरी हो चुकी है, नवंबर तक हो जाएगा। सबके लिए शौचालय, स्किल डेवलपमेंट, वाईफाई कनेक्टिविटी, हर यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में वाईफाई कनेक्टिविटी। ये सब 7 निश्चय में थे। अब इन 7 निश्चय के बारे में जिसके साथ आज सरकार चला रहे हैं, उन्होंने क्या कहा था आपको मालूम है? मैं उसी तरफ कह रहा था कि पता नहीं आपने शायद देखा, ध्यान दिया कि नहीं दिया। सुशासन का एक कार्यक्रम बना था 2010 में, तो बीजेपी कहा करती थी कि इसमें से 5 तो सुशासन के कार्यक्रम है जो हमने 2010 में शुरू किया था। ये सुशासन 7 निश्चय का क्या मतलब है? ये तो हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। तो मतलब 2010 से इस पे काम चल रहा है, अगर बीजेपी की माने, जो उनकी पार्टनर है एलआई है आज की तारीख में, तो वो 2010 से चल रहा था। और
किसी से पूछेंगे आप तो ये 7 निश्चय क्या पूरा हो गया? हर घर में जल, हर घर में नल, और हर नल में जल है क्या? नहीं, ये तो ये होना बाकी ये होना बाकी है। आप कागजों पे कह सकते हैं, कुछ घरों में आए भी होंगे, लेकिन योजना वो होती है जो सतह पे दिखाई दे। स्किल डेवलपमेंट, कितने लोगों का स्किल डेवलपमेंट हुआ? अभी मैं किसी जेडीयू प्रवक्ता से बात कर रहा था किसी दूसरे शो में, तो उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में हमने 10 लाख लोगों को नौकरियां दी हैं, युवाओं को, 2010 से लेकर अभी तक। और अभी इस योजना के तहत, इस निश्चय के तहत हमने 10 लाख के आसपास लोगों को स्किल्ड किया है। तो देखिए, बोल देते हैं, और देखिए 10 लाख अगर नौकरियां आपने दी हैं, तो वो 21 लाख जिसके बारे में बात करते हैं वो कौन थे कि उन्हें हमने लॉकडाउन में बहुत मदद किया, जो प्रवासी आए थे? आखिर 21 लाख लोग बाहर क्यों गए थे? अब जो ही आज जो नीतीश जी ने भाषण दिया है, इसकी अगली श्रृंखला भी है और उसके बाद एक और श्रृंखला है, और इसके हिसाब से है कि ये बातें जो आज उन्होंने कही हैं वो 13 तारीख को भी कही जाएगी, और इसके अलावा 14 तारीख से वो फिर प्रस्थान करेंगे, फिजिकल रूप से सामने आएंगे वो वोटर्स के, और फिर उस तरह की रैलीज होंगी, वर्चुअल के बाद एक्चुअल रैली, एक्चुअल होगी, लेकिन उस तरह से एक्चुअल नहीं होंगी, क्योंकि आप जानते हैं कोरोना का टाइम है। अब एक दूसरी जो डेवलपमेंट है जो बहुत खास है, अहम है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, और वो ये है कि कैंपेन सॉन्ग आज तेजस्वी यादव के बिहाफ पर रिलीज किया गया है, और एक बड़ा कैची सा नाम दिया गया है, तेजस्वी भव बिहार। तेजस्वी उनके मुख्यमंत्री पद के चेहरे, आरजेडी के उनका भी नाम, और तेजस्वी भव बिहार, बिहार को तेजस्वी बनाना है, और इसमें तेजस्वी तो इस बार तय है। और कहा यह जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने कभी जगन मोहन रेड्डी के लिए इस तरह से संगीत जो दिया था, बनाया था, अब इस तरह के कैंपेन का क्या बिहार में असर पड़ता है, और आरजेडी क्या इस तरह से कभी बनाती थी, उसको जरूरत पड़ती थी? देखिए संजीव, आरजेडी एक मॉडर्न आउटलुक में आना चाहती है, वो उस रस्टिक फील से निकलना चाहती है। उसने बहुत पे किया है। लालू यादव का कनेक्ट एक दूसरा कनेक्ट था, लेकिन उससे जो मैक्सिमम डिराइव कर सकते थे आप, वो आपने कर लिया है। नया जमाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का जमाना है, कोरोना का जमाना है, आपको अधिक से अधिक लोगों तक इस फोन के जरिए पहुंचना है। हाँ, बिल्कुल। तो सोशल मीडिया का कैसे बेहतर इस्तेमाल हो सके, कैसे कैची, बहुत सारी चीजें लोग नरेंद्र मोदी से सीख रहे हैं, और राजनीति में सीखना चाहिए। हाँ, राजनीति में कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए। तो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में यह बात जरूर आई है कि उन्होंने सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस बढ़ा दी है। इस मामले में बीजेपी बड़ी माइटी पावरफुल पार्टी हुआ करती थी, लेकिन अब आरजेडी भी उस इसमें गेम में आ चुकी है अच्छे से। तो एक अच्छा कैची सॉन्ग बना देना, बिहार को तेजस्वी बिहार की तरफ ले जाना, तो खुद भी तेजस्वी हैं और बिहार भी तेजस्वी बनेगा, इस तरीके से एक थीम मिलता है। तो वैसा करके एक मॉडर्न आउटलुक की कोशिश है, लोगों तक रीच आउट करने की कोशिश है। इस बार मैंने ये कई जगह से फीडबैक मुझे ये मिला कि इस बार जो टिकटों का उन्होंने वितरण का तरीका निकाला है वो भी बड़ा साइंटिफिक है, रिसर्च बेस्ड है, उनका बैकएंड ऑफिस जो है वो उस पर बहुत काम कर रहा है। किसी के साथ बैठ रहे हैं तो पूरे कागजात के साथ बैठ रहे हैं। ये आपको मालूम है, हमें भी मालूम है कि ये पुराने जमाने में होता नहीं था। ये लालू यादव का कैंडिडेट है, क्योंकि लालू यादव उनको पसंद करते हैं, और लालू यादव का जमाना वो जमाना था कि लालू यादव हर जगह खुद चुनाव लड़ते थे, उनका नुमाइंदा चुनाव लड़ता था, मतलब लालू यादव चुनाव लड़ते थे। उससे आगे बढ़ने की जरूरत है, ये जरूर एक फीलिंग है आरजेडी के अंदर, और मुझे लगता है तेजस्वी उसी पथ पे आगे बढ़ रहे हैं। और ये साइंटिफिक तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि बार बार सुकेश इस बात को लाते रहे हैं कि बदल रहा है आरजेडी। अब ये बदलाव जो है वो लोगों को स्वीकार्य है का, क्योंकि एमओआई के कॉम्बिनेशन से चुनाव इस बार बिहार में कम से कम नहीं जीता जा सकता है। तो नई कम्युनिटीज कौन जुड़ती हैं, क्या तेजस्वी यादव उस उजले छवि के साथ सामने आ पाते हैं जिसके बारे में आरजेडी प्रचार कर रही है। जो एक और बात ध्यान खींच रही है वो है, कल कैंपेनर्स की लिस्ट जारी हुई है, स्टार कैंपेनर्स, स्टार प्रचारक जिसे कहते हैं सुकेश, भारतीय जनता पार्टी की तमाम नाम है उसमें। मुझे उन नामों पर नहीं, जो नाम छोड़ दिए गए उन नामों पर बात करनी है। शाहनवाज हुसैन राष्ट्रीय प्रवक्ता है, और देखिए सबसे कम उम्र के मंत्री बनाए गए अटल जी के दौर में। राजीव प्रताप रूडी मोदी जी के ज़माने में मंत्री बने, अभी फिलहाल भले ही मंत्री ना हो, लेकिन सबसे युवा
नेता होने का और मंत्री पद संभालने का, बहुत कम उम्र में एमएलए भी हो गए थे वो 26 साल की उम्र में। 26 साल की उम्र में। इन दोनों के एक्सक्लूजन की क्या वजह है? बिहार के कोर लीडर्स ये माने जाते हैं, लेकिन स्टार प्रचारक नहीं है, और स्टार प्रचारक में कुछ वो लोग हैं जिनसे ये काफी सीनियर हैं। ये गणित क्या है? हाँ, ये बहुत लोगों को चौंका रहा है कि ये दो नाम जो बिहार से आते हैं, ये वो नाम हैं जो स्वाभाविक तौर पे उस सूची में होने चाहिए। उनमें जिन लोगों का नाम है उनसे कद्दावर नेता हैं ये। तो राजनीतिक हलकों में बहुत मरमरिंग हुई, बहुत चर्चा हुई कि आखिर क्या है, आर दे बीइंग कट टू साइज। देख लीजिए, तमाम ऐसे प्रवक्ता हैं जो कहीं ना कहीं राजनीति में क्या कहते हैं, एडजस्ट होना, उनको एडजस्ट कर दिया गया है। कोई राज्यसभा में चला गया, कोई काउंसिल में चला गया। शाहनवाज अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वो 2014 में अपना चुनाव कुछ अंतर से हार गए। हाँ, बहुत छोटे अंतर से आ रहे थे। 2019 में उनको टिकट नहीं मिल पाया क्योंकि वो जेडीयू के खाते में चली गई सीट, और तब से वो वेटिंग लिस्ट में ही है, टिकट कंफर्म नहीं हो पा रहा उनका। राजीव प्रताप रूडी 2014 में जीते, रीसफल में उनको मंत्री बनाया गया। 2019 के पहले मंत्री पद से हटा भी दिया गया उन्हें। 2019 में फिर से भी चुन के आए, तो कैबिनेट में तो नहीं है वो। लेकिन बिहार में 26 साल की उम्र में कोई व्यक्ति एमएलए बन जाता है, कई टर्म तक वो एमपी रहता है, राष्ट्रीय महामंत्री रहता है वो। लालू यादव को हराने का भी मतलब बिहार की जनता को ये मालूम है कि वो उसी क्षेत्र से आते हैं जो लालू यादव का क्षेत्र है। लेकिन ये दोनों एक्सक्लूजन जो है वो चौंकाते हैं। उसमें बीजेपी बिहार के ट्विटर हैंडल से ये बताया गया है, मुझे जानकारी मिली कि जो सूची बनती है, भ्रामक खबरों पे न जाएं, जो सूची बनती है वो रीजन के हिसाब से और किन चरणों में चुनाव है उसके हिसाब से कौन कहां जाएगा, उस पर ये सूची बनती है। तो इन दोनों का न होना, इसमें इसको वो ट्विस्ट न दिया जाए, ये भ्रामक खबरें हैं। ट्विस्ट वो दे रहे हैं, ये ट्विस्ट ये ट्विस्ट वही दे रहे हैं। वो चूंकि अब दे हैव बीन कॉट एट द रॉन्ग फुट, उनको लगा कि इससे नुकसान हो सकता है, तो उसको ठीक करने की कोशिश है। ये राजनीतिक हलकों में इसकी चर्चा हुई है। मुझे लगता है कि इन लोगों ने भी अपनी बात रखी होगी, क्योंकि ये उनकी पोजीशन को अंडरमाइन करता है। और ऐसे में जबकि आप वहां के कद्दावर नेता हो, बड़े नेता हो, दोनों सेंटर में सर्व कर चुके हैं, कई टर्म एमपी एमएलए रह चुके हैं, और ऐसे में जब नाम नहीं होता है तो बीजेपी एक तरीके से वो प्लेकेट करने की कोशिश, जो हो गया है उसको ठीक करने की कोशिश। लेकिन ये बीजेपी, ये दूसरी बीजेपी है। यही बात है, दूसरी बीजेपी। ये कौन निर्णय ले रहा है, मैं जानना चाहता हूं। देखिए, गुप्तेश्वर पांडे नहीं लड़ सकते हैं, गुप्तेश्वर पांडे नहीं लड़ सकते हैं, ये सबको झटका दे गया। देखिए, गुप्तेश्वर पांडे को ही अकेले झटका नहीं लगा। कोई व्यक्ति जो डीजीपी पुलिस है, विवादित तरीके से सुर्खियों में भी आ जाता है, फिर 5 महीने पहले इस्तीफा देता है, और उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि है पहले भी इस्तीफा देकर के चुनाव लड़ने की कोशिश करना, और इस बार भी वो नहीं लड़ पाता है। कौन है इन निर्णयों के पीछे? मुझे एक आदमी दिखाई पड़ता है जो इस पूरे स्कीम ऑफ थिंग में नए हैं, उनका नाम देवेंद्र फडणवीस है, और महाराष्ट्र में उनको राजनीति करनी है। तो क्या मैं उनसे जोड़कर देखूं, आखिर इन निर्णयों के पीछे कौन है? देखिए, कोई एक व्यक्ति नहीं होता है। ये बीजेपी को जरा ढंग से समझिए। बीजेपी बदली जरूर है, लेकिन बीजेपी का बेसिक कैरेक्टर बदल जाएगा, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि कोई एक व्यक्ति है जिसने ये कह दिया कि ये नहीं होना चाहिए। बीजेपी अभी भी संगठन वाली पार्टी है, लेकिन जो नए स्कीम ऑफ थिंग्स में जो शायद फिट नहीं बैठते। आपने गुप्तेश्वर पांडे का जिक्र किया। मैंने पहले से कहा था कि बीजेपी जेडीयू की तमाम बातें मान सकती है, लेकिन वो लेसर पार्टनर नहीं हो सकती। आप सिंबॉलिक बड़े भाई हो सकते हो। आज जो टिकट का बंटवारा हुआ है संजीव, 122 और 121, अब आप कह सकते हैं सिंबॉलिक तौर पे जेडीयू बड़ी है, लेकिन दरअसल जेडीयू बड़ी नहीं है। वो लेसर पार्टनर बीजेपी आज की तारीख में नहीं है। उन्होंने सीट न छोड़ने का निर्णय लिया, और जहां से वो लड़ना चाहते थे वो सीट जब बीजेपी के पास है तो वो खेल खत्म हो गया। अब आ जाइए स्टार कैंपेनर्स पे। स्टार कैंपेनर्स में भी जो सूची बनाई गई है, मैंने कहा उसमें कई ऐसे नाम हैं जो बहुत प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन चाहे वो राज्य की इकाई हो,
चाहे वो केंद्र की इकाई हो, जो बातचीत हुई, ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत होती है इसलिए उसको कोट नहीं कर सकते। कई लोगों ने कहा कि नहीं, दरअसल हम लोगों ने तो ये स्टेट की सूची बनाई थी, हमें लगा सेंटर से एक और दूसरी सूची आएगी और उसके आधार पर तय होगा। बीजेपी इतनी नाइव नहीं हो सकती है, बीजेपी कोई पहली बार चुनाव मैदान में नहीं है। ये एक मतलब श्रृंखला है जिसकी कड़ी आप ये देख रहे हैं कि शाहनवाज नहीं है, स्टार प्रचारक की लिस्ट में राजीव प्रताप रूडी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि वो इशू हो गया है अब, तो नेक्स्ट जो चरण होगा उसमें नाम जुड़ जाएगा। मैं क्यों कह रहा हूं सुकेश इसको, क्योंकि देखिए चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं फडणवीस, जाहिर है कि उनकी नजरों के आगे से गुजरेंगी ये चीजें, और उसमें एक्सक्लूजन राजीव प्रताप रूडी जैसे नाम का या शाहनवाज जैसे नाम का कोई ऐसा नहीं है कि गलती से छूट गया जी। नहीं, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि ये गलती है कि जो चुनाव प्रभारी है उसको प्राइमरी तौर पर रिस्पॉन्सिबल माना जाए या नहीं। देखिए, मैंने एक व्यक्ति, मैं अभी भी कह रहा हूं कि एक व्यक्ति इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। बीजेपी में जो प्रदेश का अध्यक्ष होता है उसका से होता है, जो कैंपेन कमेटी में है नित्यानंद राय हैं उनका से होता है, सुशील मोदी वहां के बड़े नेता हैं उनका से होता है, संघ की तरफ से संगठन मंत्री होते हैं उनका से होता है, और फिर केंद्र में नेता बैठे होते हैं। तो क्या इन तमाम लोगों की नजरों से गुजरा और उनके ध्यान में नहीं आया? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सिर्फ देवेंद्र फडणवीस ने इनको काट के कट टू साइज करने की कोशिश की है, मुझे नहीं लगता है। ये एक बड़ी टीम है और उन्होंने किसी वजह से ये फैसला, इसको फिगर आउट करना थोड़ा भी मुश्किल है, थोड़ी जल्दबाजी है। इसको भी पता लगाने की कोशिश करेंगे, दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये खेल क्या हुआ है। लेकिन अब चूंकि रॉन्ग फुट पे लगता है बीजेपी पकड़ी गई है और ट्वीट करके एक्सप्लेन कर रही है, एक्सप्लेनेशन दे रही है, तो मुझे लगता है जो अगली सूची दी जाएगी नेक्स्ट चरण के लिए, उसमें वो नाम और तब जोड़ दिया जाएगा। कि ये लिपअप होती है तो फिर भाजपा वालों को नाराज नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां आपको हम ये भी बताते चले कि वर्चुअल रैलीज भले ही शुरू हो गई हैं, लेकिन एक्चुअल रैली भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी। गया में कल जेपी नड्डा जी थे और उन्होंने अपने तरीके से जो बातें कही, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों को उन्होंने सामने रखा है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों को सामने रखा गया और कहा गया कि साहब ऐसा है कि इस पर हमें आप चुनाव जितवाइए। उधर आरजेडी ने रघुवंश प्रसाद सिंह की गैर मौजूदगी और वो जो पूरा फियास्को हुआ, आखिर में ये भी बताइए सुकेश की क्या लवली आनंद को और फिर बेटे चेतन आनंद को भी टिकट दे देना, ये दोनों को एक साथ सहरसा शिवहर से टिकट दे देना, वो भरपाई तो नहीं की जा रही है? राजपूत वोट बैंक नाराज हो जाएगा। देखिए, ये एक तो सहरसा और शिवहर दूर दूर का क्षेत्र है, कोई नजदीक का क्षेत्र नहीं है। लेकिन जिस दिन इन दोनों का पार्टी में प्रवेश हुआ था उस दिन से ही आरजेडी के इनसाइडर्स ये बात बता रहे थे कि लवली आनंद भी लड़ेंगी और चेतन भी लड़ेंगे। शिवहर से वो चुनाव लड़ चुके हैं, सहरसा उनका क्षेत्र रहा है, तो विनिबिलिटी एक बड़ा फैक्टर है। रघुवंश बाबू के बेटे ने ज्वाइन कर लिया और इसलिए सारे राजपूत वोटों को इनके माध्यम से ले आया जाएगा, ये बहुत सरलीकरण होगा कहना। और आप जबकि जानते हैं कि ट्रेडिशनली जो अपर कास्ट वोट है ये पिछले कुछ समय से वो एनडीए गठबंधन की तरफ चला गया है। लेकिन ये कोशिश जरूर है कि एक वर्ग को लुभाया जाए, और चूंकि दोनों प्रोमिनेंट हैं, मतलब बेटा प्रोमिनेंट क्या अपने परिवार की वजह से, तो वहां एक ऐसे कैंडिडेट को उतारा जाए कि वो सीट झोली में लाकर दे दे और मां दूसरी जगह से दे दे। तो विनेबिलिटी मुझे लगता है कि एक बड़े फैक्टर के तौर पे देखा गया। विनेबिलिटी, माँ बेटों को सीट दिया जाता है, ऐसा नहीं है। मेनका गांधी, वरुण गांधी दोनों को भी दिया गया है, तो इसमें बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन ये विनेबिलिटी पहले कहाँ थी? पहले के चुनाव में ये सवाल तो उठेगा ही। कल सुप्रीम कोर्ट में एक केस है और वो केस एक जनहित याचिका के जरिए है, जिसमें मांग ये की गई है कि जो एमएलए एमपी एक टिकट पर जीत जाते हैं किसी दल की, तो फिर दूसरे में जब जाते हैं तो सदस्यता रद्द करने की या नहीं रद्द करने की जो अधिकार होता है, वो अधिकार स्पीकर को नहीं बल्कि चुनाव आयोग को होना चाहिए। बिहार के संदर्भ में अगर कुछ इंपॉर्टेंट ये फैसला आता है तो वो बहुत लागू होगा, इसी बार से लागू होगा, क्योंकि कह रहे हैं कि चुनाव के बाद जोड़ तोड़ जबरदस्त होने वाली है। आज बस इतना ही। लगातार आपको देते रहेंगे न्यूज़, क्योंकि चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल हमेशा की तरह बैन कर रखा है, तो आपको हम पे ही आश्रित रहना पड़ेगा। अपना सहयोग हमें देते रहिए। नमस्कार।